नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। हम सारी जरूरी तारीखें और घटनाएं कवर करेंगे, लेकिन एक कहानी की तरह। जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल, 1907 में जन्म और 1931 में शहादत। इतने से वक्त में कोई एक इंसान कैसे एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। बस यही तो कहानी है भगत सिंह की। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इतने कम समय में इतना गहरा असर छोड़ा। उनके इस सफर को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि वो एक क्रांतिकारी बने कैसे। फिर आज़ादी के लिए उनके पहले कदम क्या थे, उनकी वो 2 बड़ी कार्रवाइयां जिन्होंने इतिहास बना दिया। फिर ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने अदालत को ही अपने विचारों का मंच बना लिया। और आखिर में बात करेंगे उनकी शहादत और उस विरासत की जो वो पीछे छोड़ गए। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ऐसा क्या था उनके आसपास कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बन गया? चलिए पता लगाते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। और सुनिए, उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। देशभक्ति तो जैसे उनके खून में ही थी। उनके पिता किशन सिंह खुद एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से कहानियों में 19 साल के शहीद करतार सिंह सराबा को अपना हीरो मानता हो, और पढ़ाई भी कहाँ हुई, लाला लाजपत राय के बनाए नेशनल कॉलेज में। मतलब उनके चारों तरफ क्रांति की आग पहले से ही जल रही थी। साल था 1919। भगत सिंह की उम्र थी सिर्फ 12 साल। तभी जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ। इस एक घटना ने उनके मन पर बहुत गहरा असर डाला। वो अगले दिन स्कूल नहीं गए, बल्कि सीधे उस बाग में पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आए। वो मिट्टी वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक कसम थी, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अटूट इरादे का प्रतीक। तो देशभक्ति की नींव तो बहुत मजबूती से पड़ चुकी थी, लेकिन एक देशभक्त से एक क्रांतिकारी बनने का सफर, वो कैसे शुरू हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे भगत सिंह ने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता छोड़कर क्रांति की राह अपनाई। 1922 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी मिलना शायद मुमकिन नहीं है। इसी सोच ने उन्हें 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से जोड़ा, और बस 2 साल बाद 1926 में उन्होंने खुद नौजवान भारत सभा बनाई। मकसद साफ था, देश के युवाओं, मजदूरों और किसानों को क्रांति के लिए जगाना। अब बात करते हैं उन 2 घटनाओं की जिन्होंने भगत सिंह का नाम हर घर तक पहुंचा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। साल 1928, साइमन कमीशन भारत आया और हर तरफ विरोध हुआ। लाहौर में एक ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये भगत सिंह और उनके साथियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और 1928 में ही भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। लेकिन उनका अगला कदम हत्या के बारे में नहीं था। उसका मकसद इस एक लाइन में छिपा है, हमारा मकसद बहरों को सुनाना है। वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे देश और पूरी दुनिया तक पहुंचे। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। पर ये बम किसी को मारने के लिए थे ही नहीं, ये बस एक जोरदार धमाका था उन काले कानूनों के खिलाफ जिन्हें सरकार पास कर रही थी। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दे दी। यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, वो आसानी से भाग सकते थे, फिर वो रुके क्यों? उन्होंने खुद को गिरफ्तार क्यों होने दिया? इसका जवाब उनकी आगे की रणनीति में छिपा है। इसका जवाब है कि उनका असली मकसद तो अब शुरू होना था। वो भागे नहीं क्योंकि उन्होंने अदालत को अपना सबसे बड़ा मंच बनाने का फैसला कर लिया था। वो चाहते थे कि उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी पूरे देश तक पहुंचे। ये मुकदमा सिर्फ एक बम का नहीं था, ये विचारों की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और यहीं हमें 1928 में हुए एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव को समझना होगा।
भगत सिंह अब सिर्फ वो क्रांतिकारी नहीं थे जो अंग्रेजों को देश से बाहर करना चाहते थे। नहीं, उनकी सोच अब बहुत गहरी हो चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1928 में उनकी संस्था HRA से HSRA बन गई। मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो एस जुड़ा है ना, यानी सोशलिस्ट, ये सिर्फ एक अक्षर नहीं था, ये उनकी पूरी सोच में आए बदलाव का सबूत था। अब मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां इंसान इंसान का शोषण ना करे, एक समाजवादी भारत। भगत सिंह के एक हाथ में अगर पिस्तौल थी तो दूसरे में कलम। वो एक बहुत गहरे विचारक थे। जेल में रहते हुए उन्होंने अपना मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये लेख दिखाता है कि वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, तर्क करते थे। ये उनकी जबरदस्त बौद्धिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब हम कहानी के उस आखिरी लेकिन सबसे भावुक हिस्से पर पहुंच गए हैं। भगत सिंह का अमर बलिदान और उनकी वो विरासत जो आज भी हम सब के बीच जिंदा है। 10 जुलाई 1929 को मुकदमा शुरू हुआ। नतीजा तो खैर पहले से ही तय था। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। और फिर आई वो तारीख 23 मार्च 1931, जब इन तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। वो चले गए, लेकिन उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब कहीं अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है तो ये नारा जरूर गूंजता है। भगत सिंह को पता था कि उनका शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि विचार कभी नहीं मरते। जैसा उन्होंने खुद कहा था, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। मतलब ये शरीर तो मिट्टी का है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, और वो आज भी जिंदा हैं। तो ये थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली क्रांति हथियारों से नहीं, विचारों से आती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप इतिहास को इसी तरह से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिस्ट्री विद फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।